Hello everyone. How's you all? I hope you all are doing great. I hope आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड जहां प्रॉब्लम आ रही है आज उसके लिए मैं आ चुका हूं. डरना नहीं है बिल्कुल भी मैथ से. बेसिकली हम लोगों ने 10th 11th 12th में प्रोबेबिलिटी बहुत पढ़ा है ना. प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होता था एंड अब कॉलेज लाइफ में प्रोबेबिलिटी की पूरी बुक देखने को मिल रही है. पहले की प्रोबेबिलिटी जब 10th क्लास में थे जस्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम से कर लिया. 11th में तो पता लगा इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड सेट्स भी जोड़ते हैं. 12th में आगे पता लगा बेस थ्योरम होती है एंड अब आगे देख रहे तो पूरी बुक है उसमें पता नहीं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन, न जाने क्या क्या है. बहुत सारी चीजें हैं तो डरना नहीं है. बहुत इजीली बहुत आराम से सारी चीजें करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप सभी को. एंड शायद आप लोगों ने थोड़े बहुत पढ़ा होगा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं. बट जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं ना गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग जितना इसमें पढ़ोगे आपको सब अच्छे से समझ में आएगा. एंड इस वीडियो के बाद आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन उठाओगे ये मेरी गारंटी आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो जस्ट जुड़े रहना एंड तक. बहुत थोड़ी सी मतलब शॉर्ट वीडियो होगी, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या है प्रोबेबिलिटी में, वो सारी चीजें देखते स्टार्ट करें. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन. प्रोबेबिलिटी. अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है. मैं जब भी कोई चीज स्टार्ट करता हूं, कोई भी मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, हर बार उस चीज से करता हूं कि कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो वो क्यों, मतलब एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है. इवन चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं तो उसका मीनिंग क्या है. बस प्रोबेबिलिटी आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. सो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज. आ जाओ जरा. अब देखो प्रोबेबिलिटी में जो आप लोगों के सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ही नियर है, उसमें ना क्या मिलेगा आप लोगों को, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स. सबसे पहला टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है क्या होता है. पहले इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी देखते हैं एंड देन मैं अपने तरीके से समझाऊंगा. सो जस्ट वेट एंड वॉच. देखो जरा. डिस्क्रीट, पहले तो डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, सेपरेट, इंडिविजुअल. डिस्क्रीट का मतलब यही होता है कि कोई चीज अगर अलग है ना, कोई चीज इंडिविजुअल है, जैसे आप लोग अपनी लाइफ में इंडिविजुअल हो. अब आप लोगों को पता है मैं किसके लिए कह रहा हूं. जो अपनी लाइफ में इंडिविजुअल है, अलग है, वो क्या है, वो डिस्क्रीट है. कैसा है, डिस्क्रीट. अब देखो कैसे, इसमें क्या डेफिनेशन है, ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूइंग काउंटिंग वैल्यूज सच एज इंटीजर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी चल रहे. ठीक है, ये डेफिनेशन से मेरे को नहीं समझ आता एंड आई होप आप लोगों को भी ना समझ में आए. सॉरी यार, ये मतलब ना समझ में क्या है, समझ तो आना चाहिए. बट ये डेफिनेशन ना बहुत ही हेक्टिक सी हो जाती है, नहीं आता इससे समझ में. देखो एक्चुअल में है क्या, आप लोगों ने बार ग्राफ बहुत बार बनाया है ना. स्टैटिस्टिक्स में जब आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में थे तो उस क्लासेस में आप लोगों ने बार ग्राफ बहुत बार बनाया है. तो आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, देखो जरा, कि अगर मैं यहां पे आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स दे दूं, जैसे लेट सपोज ये 5 है, हो गया, ऐसे बनाते हैं, ये 5 हो गया, यहाँ 10 दे दिया मैंने, फिर ये कुछ भी ले लो, 15 ले लो, यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं, 7, जैसे ऐसे रैंडमली बना रहा हूं है ना. यहाँ पे 20 दे दिया मैंने एंड यहाँ 25. तो अब आप लोग ना इसे बहुत इजीली देख के बता सकते हो कि भाई मेरा ये जो ये है ना ए, जैसे अगर मैं लेट सपोज इन्हें नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए कितना है, 5 है. मतलब ए की जो प्रोबेबिलिटी है, ए की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ रही है, 5. बी की प्रोबेबिलिटी 10, सी की प्रोबेबिलिटी 25. ये जस्ट एक एग्जांपल है. अब देखो प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे बोला कि भाई ए के पास ना एक रैंडम वैल्यू नहीं है, मतलब कोई ऐसी रैंडम वैल्यू नहीं है. ए के पास एक डिस्टिंक्ट वैल्यू, एक डिस्क्रीट वैल्यू है. ए के पास उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी है, बी के पास उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी है, सी के पास उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रीट. अब देखो उसका एग्जांपल क्या दे रखा है, योर स्कोर इन दिस अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम्स. आपके स्कोर आने वाले एग्जाम्स में, आपके केमिस्ट्री में कुछ होंगे, फिजिक्स में कुछ होंगे, मैथ्स में कुछ होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, इतना समझ आया. अभी बने रहना गाइस, शायद इससे ना समझ में, बट आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो इनकी अलग से मैं अपने तरीके से समझाने वाला हूं, वो बिल्कुल समझ में आएगा. ये तो जस्ट बुक की लैंग्वेज इसलिए बता दिया. अब देखो जरा, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है. कॉन्टिन्यूअस होता है जो चल रहा है जस्ट, मतलब इसमें मेरे को कोई डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता. जैसे कि एग्जांपल दे दो बहुत अच्छा सा, आपके कॉलेज में हजारों बच्चे होंगे, तो उन हजारों बच्चों के अगर मैं आप लोगों से बोलूं मेरे को ना वेट नाप के दिखाओ, तो ऐसे तो नहीं किसी का वेट 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, मतलब ऐसे बहुत मिलेंगे. बट किसी का 50.1, किसी का 50.12, किसी का 50.23,
किसी का 50.5, तो ऐसे अलग अलग वेट मिलेंगे, तो मतलब कॉन्टिन्यूस मिलेंगे, ऐसे नहीं कि कोई डिस्क्रीट। मतलब मेरा 50 है भाई, तेरा जरूरी 60 होगा, तेरा कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, 50 पॉइंट समथिंग हो सकता है। अगर मेरा करेक्ट 50 है तो किसी और का 50.1 हो सकता है। तो जस्ट एक कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। देखो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाटा दैट कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। इनफाइनाइट वैल्यूज होती है भाई। देखो, इस वैल्यू के लिए कुछ अलग, इससे जस्ट 0.1 आगे कुछ अलग, इसका कुछ अलग, इसका कुछ अलग। हर एक वैल्यू के लिए देखो अलग अलग वैल्यू, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। इसकी कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं। जैसे देखो, डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। ए का मेरे को पता था ये है, बी का मेरे को पता था इतना होगा, सी का मेरे को पता था, एग्जैक्टली पता था। बट यहां देखो कॉन्टिन्यूस चल रहा है, यहां ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। अब देखो, अब जरा अच्छे से समझाता हूं। आओ जरा, अगर मैं इसमें स्लाइड ऐड करूं, ध्यान से समझना गाइस। हाँ, देखो, ये मैंने ना एक ग्राफ बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं कुछ नंबरिंग दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखना जरा, दोनों चीजें यहां से समझाऊंगा और बहुत अच्छे समझ में आएगी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई, मैंने आप लोगों से पूछा कि मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आपने बोला सर 1 है। ठीक है, मैंने बोला यहां इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आपने बोला सर 3 है। एक डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है, इसकी एक रैंडम वैल्यू मिल रही है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, मैंने यहां पे वैल्यू पूछी, आप लोगों ने बोला 4 है, यहां पूछी 5 है, उसके आगे जो भी हो। ठीक है, आप लोगों को पता लग गया कि भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास किसी भी एक वैल्यू की परफेक्ट प्रोबेबिलिटी होती है। किसी भी एक वैल्यू के लिए मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्टिंक्ट होती है, डिस्क्रीट होती है, इंडिविजुअल होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही की कुछ और भी प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रहा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे मेरे को अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है, हर एक पॉइंट पे अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, इंडिविजुअल मिल रही है। अब अगर यही बात कॉन्टिन्यूस की होती, अब मैंने आप लोगों से एक एक पॉइंट पे पूछा था, आप पूछो, बता सकते हो? ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया ना, बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है। आप मेरे को बता सकते हो किसी भी पॉइंट पे, भाई ये 1.1 भी गया, 1.2 भी गया, 1.3 भी गया, 1.4 भी गया, हर एक पॉइंट पर उसकी प्रोबेबिलिटीज आ रही है, हर एक पॉइंट पर, है ना। अब इसमें ऐसे कितने सारे पॉइंट काउंट करोगे भाई? मैंने आप लोगों से बोला भाई 1 पे बताओ, आप इजीली बता दोगे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 पे इजीली बता दोगे कितनी प्रोबेबिलिटी, 3 पे बता दोगे। बट अगर मैं बॉल को ऐसे उछाल रहा हूं, तो आप लोग कैसे हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बता सकते हो? भाई ये तो 0.00001 पे भी कहीं ना कहीं इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। आपके लिए पॉसिबल है बताना? नहीं ना। तो यही जस्ट यही डिफरेंस होता है। देखो, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बता सकते। एक तो क्रिकेट खेले में बहुत टाइम हो गया। देखो जरा, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में बॉल ऊपर जा रही है, हर एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, तो हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉन्टिन्यूअस के लिए कुछ अलग फॉर्मूला आता है। बट अगर यही बात डिस्क्रीट की होती तो आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो, क्योंकि वो इंडिविजुअल। समझ आया? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो, ऐसा जिसकी डेफिनेशन कहीं नहीं आ रही, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कोई चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, समझ आया? समझ आया? वैसे सच्ची में बहुत टाइम हो गया क्रिकेट खेले में। देखो, चलो ये तो बहुत हो गया, आ जाओ जरा। आई होप समझ आएगा कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे देखो क्या है। अब आप लोग देखो जरा, इसमें क्या नया चीज आ रही है कि व्हाई द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे हम पीएमएफपी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नई चीज आ गई, ये क्या होता है? देखो जरा, डिस्क्रीट वेरिएबल, जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है हमारा, जिसकी हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं। प्रोबेबिलिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट, हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी होती है। बॉल की प्रोबेबिलिटी 1 पे कुछ थी, 2 पे कुछ थी, स्पेसिफिक थी। मैंने यहां बॉल रखी, 3 पे आ गई, स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी आ गई। 4 पे रखा तो मतलब स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी आ गई। हर एक पॉइंट पर उसकी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। ठीक है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। और जो मेरे को हर एक पॉइंट पर वो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी मिल रही थी, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब देखो जरा और अच्छे से। आप लोगों ने फिजिक्स में सुना है मास, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उस ऑब्जेक्ट का जो पूरा मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है उसके बीच में। जैसे अगर ये पूरा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड का जो मास होगा वो इसके बिल्कुल ओरिजिन पे, इसके मिड पे कंसंट्रेटेड होगा। ये आप लोगों को फिजिक्स कॉन्सेप्ट पता है, यही जस्ट यही इसमें लग गया। डिस्क्रीट में क्या होता है
कि हर एक पॉइंट पर जो बच्चों मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल रही है ना, वही उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। किसी एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है, किसी एक पॉइंट की स्पेसिफिक जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉइंट की जो वैल्यू होती है, वही उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। बिल्कुल बेसिक सी चीज। देखो आप लोग बहुत जगह पढ़ते होंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कहीं बहुत ही रेयर जगह ऐसी होती है जहां बताया जाता है, अच्छे से डिफाइन किया जाता है, तो आप लोगों को वो भी बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या है, प्रोबेबिलिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी मिलती है ना, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी मिलती है, वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। अब है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मास और डेंसिटी का थोड़ा सा रिलेशन याद है, थोड़ा सा रिलेशन याद है। मास और डेंसिटी जब हमने फिजिक्स में पढ़ी थी, तो इसमें इनके एक फॉर्मूला होता था बहुत छोटा सा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी इज स्प्रेड ओवर अ रीजन, एक पूरे रीजन में प्रोबेबिलिटी स्प्रेड है। मतलब क्या सर, अभी जब हमने ये देखा, जब मैं बॉल को ऊपर उछाल रहा था, तो एक पूरे रीजन में प्रोबेबिलिटी आ रही थी, है ना। मेरी जो बॉल थी वो कुछ ऐसी गई और ऐसी आ रही थी, तो हर एक देखो, हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी मिल रही थी, हर एक पॉइंट पर एक प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, पूरे रीजन में स्प्रेड थी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्प्रेड नहीं थी, पूरे रीजन में स्प्रेड थी, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में प्रोबेबिलिटी पूरे रीजन में स्प्रेड होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मास फंक्शन होता है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, एंड वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। अब इतना ही था इसमें, बस इतना समझने की जरूरत थी, आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना था, वो मैं समझा चुका हूं, फॉर्मूलाज देख लो, एंड फिर तो क्वेश्चन करना है, बस और कुछ है ही नहीं। छोटा सा सेशन होगा, एक दो क्वेश्चन होंगे। आ जाओ जरा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ना दो कंडीशंस को अटेन करता है, दो कंडीशंस होती है उसकी, क्या कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो हमारा पीएक्स होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और जो समेशन ऑफ पीएक्स होगा, जो हमारा समेशन ऑफ पीएक्स होगा, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समेशन ऑफ पीएक्स, बस हमारे जितने भी प्रोबेबिलिटीज आ रही है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही है, सबका सम कर दो तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है ना। तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज जितनी भी दे रखी है, उन सबका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने एक और लिख दिया EX, जो कि हम मीन भी बोलते हैं, इसे हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का एक टॉपिक होता है, उसमें EX डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहां पे बता दिया है, क्योंकि इस टॉपिक से हल्का सा रिलेट करता था। इस वीडियो में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट अपकमिंग वीडियोस में जरूर मिलेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो जस्ट देखो क्या होता है, EX वैसे होता क्या है, समेशन ऑफ x px, मतलब जो हमारे स्पेसिफिक जो पॉइंट है उसकी जस्ट मल्टीप्लाई करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी में, और सबका सम कर दो, वो हमारा EX आ जाता है, जो हमारा मीन भी कहलाता है, और आगे जाके वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहलाएगा, अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग जस्ट इतना याद रखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या होता है, px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, समेशन ऑफ px किसके इक्वल होता है, 1। ठीक है, अब यही कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, कॉन्टिन्यूअस में PDF होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसमें क्या होता है, हमारा फंक्शन आ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन आ जाता है। फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन तो दोनों की सेम है, इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हो गया, फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट दे रखी है -∞ टू ∞, fx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे, बस आप लोग इन चीजों को याद कर लो, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस करोगे, वो तो जितनी क्वेश्चंस आप लोग करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को याद होगा। अब देखो जरा, EX अगर इसमें भी मीन निकालना हो तो इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ x fx हो गया, इसमें भी क्या हो गया, x fx हो गया, इसमें x px था, तो दोनों में सेम ही था, जस्ट इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है कुछ लिमिट्स के साथ, और इसमें क्या है, नॉर्मल समेशन आ जाता है। तो डिस्क्रीट मतलब समेशन, कॉन्टिन्यूअस मतलब इंटीग्रेशन। अरे यार बहुत इजी सी चीज भी है ना, देखो कैसे, आप लोगों को पता है ना, इंटीग्रेशन में हम छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके एक बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट जोड़ते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में और क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास एक रीजन आ रहा है ना,
एक रीजन आ रहा है, रीजन की सारी चीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत समझाती है यार, बहुत टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब हमारे शायद 10-15 मिनट लग गए इसी बहुत छोटी सी चीज को समझने में। अब आ जाता है क्वेश्चन पे। देखो जरा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा, ध्यान से देखना। एंड लास्ट में मतलब 2 ही क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक एज अ होमवर्क दूंगा। ठीक है, आ जाओ सर। देखो क्या कह रहा है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास x है जिसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब देखो px दिख रहा है, अब दिख रहा है px। अब आ जाओ जरा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो हमारा px है वो क्या होना चाहिए, px क्या होना चाहिए, देखो जरा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और समेशन ऑफ px मतलब सारे px को अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं सारे px को जोड़ दूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। बस ये 2 चीजें याद हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा वैसे पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का ये नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे पता लगेगा कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट कैसे है, खैर वो चीज भी मैं बताऊंगा। बट ये डिस्क्रीट का है क्योंकि इसमें ना एक्चुअल में जहां पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैसे तो दोनों में भी आ सकता है, मतलब डिस्क्रीट में भी आ सकता है और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों में ही k की वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है। बट कॉन्टिन्यूअस में हमें कुछ स्पेसिफिक रीजन प्रोवाइडेड होते हैं। स्पेसिफिक रीजन मतलब इतने से इतने रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इतने से इतने रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी, तो वो देख के आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। फिलहाल देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत इजी है, यही कर दो के की वैल्यू तो फाइंड आउट, बाकी आगे का बाद में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। देखो जरा, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अभी हमने देखा कि समेशन ऑफ px किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है ना, समेशन ऑफ px 1 के इक्वल होता है। तो मैं इन सबको जोड़ दूं, तो इन सबको जोड़ने के बाद मेरा इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐड करते हैं चलो पहले, के 2 के 3 के हो गया, 3 + 3 6 7 8 8 और 1 9, तो 9 तो के है हमारे पास, 9 के प्लस के स्क्वायर देख लो जरा, 7 8 9 10 10 के स्क्वायर है, और क्या है, 10 के स्क्वायर, बाकी सब तो हो गया ना, हाँ सब कुछ हो गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हमारे पास आया भाई कितना, कि 10 के स्क्वायर प्लस 9 के इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी आती होगी, हाँ जी, 10 के स्क्वायर है। अब हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पर, प्लस करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। तो अगर मैं प्लस 10 के कर दूं और माइनस का के कर दूं तो आंसर आ जाएगा। देखो जरा, इन दोनों में से कॉमन निकालो, 10 के कॉमन निकाला तो कितना बचेगा यहाँ पे, के प्लस 1। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, -1 कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ कितना बचेगा, के प्लस, देखो दोनों के ब्रैकेट सेम बन गए, दोनों के ब्रैकेट सेम बन गए, तो हमारे जो के की वैल्यूज आएंगे वो कितने आएंगे, 10 के -1, एक ये फैक्टर बना, और दूसरा क्या बना, के प्लस 1। ठीक है, यहां से जो के की वैल्यू आएगी, यहां से के की वैल्यू आएगी 1/10। ठीक है, और यहां से जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1। अच्छा, अब आप लोग इतने समझदार तो होंगे, कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करो, क्या हमारा आंसर होगा, क्या हमारा आंसर होगा इन दोनों में से। भाई नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो नेगेटिव तो कहीं से कहीं तक शो नहीं कर रहा था, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो हमारा आंसर कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/10, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हो 0.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, इजी पीजी, पहला पार्ट हो गया है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो अब ना आप लोग क्वेश्चन शायद कर लो, बट क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हम उसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है हमें प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, p ऑफ x लेस देन 6, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। देखो जरा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड करते हैं, सेकंड।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस, मेरे गाइस, सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोग बोलोगे कि भाई लेस देन 6 ही तो बोला है, हम P0 P1 P2 P3 P4 P5 का समेशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं भाई इतना क्यों कर रहा है, आप लोग जरा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही पॉइंट है, आप लोग कैसे अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। देखो जरा, टोटल 0 से 7 तक है ना। अगर मैं इसमें एक काम करूं कि आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये होता है ना। अब अगर मेरे को चाहिए, उसने बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी बता 6 से कम, 6 से कम, तो मैं क्या, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 6 और 6 से ज्यादा वाली, तो कितनों का सम आएगा, इन सबका सम आ जाएगा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। उसने मेरे से बोला कि भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी दे दो 0 से 5, मतलब 6 से कम जितने भी ना, 6 से कम मेरे पास ये हैं, ये वाले टर्म्स, इन सबकी प्रोबेबिलिटी दे दो। मैंने बोला ठीक है हम दे देते हैं, बट मैंने बोला मैं तेरे को दूसरे तरीके से प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं। कैसे भाई, कि मेरे को पता है इन सबका सम जो है 1 है, इन सारे नंबर्स का सम कितना है, 1 है। अगर मैं 1 में से ये 2 पार्ट हटा दूं, इन पूरे का सम, दोबारा सुनना, इन पूरे का सम 1 है, अगर मैं 1 में से इन 2 का पार्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, इन सबका सम ही तो बचेगा। तो यही दिमाग लगाना है। कैसे लिखोगे, अब लिखना कैसे है, इसने ये मांगा था। अगर मैं इसे बोल दूं कि भाई मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 6 तेरे को दे रहा हूं, बट कैसे दे रहा हूं, मैं ना 1 में से माइनस करके दे रहा हूं। क्या माइनस करोगे भैया, क्या माइनस करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 भी इंक्लूड करना है गाइस, ये मत बोलना कि 6 से बड़ा, भाई 6 से उसने कम वाले बोल रहे ना, 6 से कम में क्या था, 5 4 3 2 1 0, बट 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं 6 और 7 हटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 0 से 5 तक बचेंगे। देखो इजी। अब देखो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, यही उसने मांगा है। हाँ जी बिल्कुल यही मांगा है। आ जाओ जरा क्वेश्चन में, देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की है 2k² और 7 है कितना, एक सेकेंड, ये है हमारा कितना 2k² प्लस 7 है हमारा कितना 7k² प्लस k, 7k² प्लस k, ये दे रखा है। ठीक है जी। अब इसे क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस, अब k की वैल्यू पुट कर दो, जस्ट k की वैल्यू पुट कर दो 2, यहां पे है हमारे k की वैल्यू है 1/10, जिसे मैं बोल सकता हूं 0.1, है ना, 0.1, या फिर आप लोग अगर 1.10 से करोगे ना ज्यादा अच्छा, मतलब 1/10 से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100, तो 2/100 करोगे तो 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, दिख रहा है। देखो जरा, k की वैल्यू है 1/10, k स्क्वायर करूंगा तो 1/100 हो जाएगा, और 2/100 क्या होता है, 0.02। तो इतना बेसिक सा तो कर ही लोगे। तो ये हमें सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 0.02 प्लस 7k² बिल्कुल सेम है इसी तरीके से, तो ये कितना बन जाएगा 0.07 प्लस k कितना है 0.1, यही है। इन सबको ऐड कर दो गाइस, देखो कैसे होगा, ध्यान से ऐड करना है, इसमें गलती मत कर देना, बहुत छोटी सी चीज है इसलिए गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। 0.09 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.19, ठीक है, 1 माइनस 0.19, ठीक है जी। अब क्या करोगे, अब इसे बहुत बेसिक चीज है यार, 1.00 और यहाँ पे 0.19, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.81। इजी पीजी, समझ आया किस तरीके से करना है, समझ आया, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6। टेढ़ा हो रहा है, हाँ, तो ये है आप लोगों का आंसर, आई होप दिख रहा होगा, यस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6 कितना आ रहा है 0.81।
इसी तरीके से हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन भी करने। ठीक है, बहुत इजी लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ कुछ तो इजी है यार, कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये इतना बड़ा जो दिमाग इसको तो कुछ परसेंट यूज कर ले तो हो जाएगा हमारा, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आगे क्यों आगे, मैं पीछे जाना भी था मैं। हाँ जी, अभी तो और भी क्वेश्चन है ना भाई, तो आई होप आप लोग ये भी कर लोगे। अब उसने क्या बोला है, अब देखो इसमें ये मत गलती कर देगा कि भैया इसने तो बोला है कि x ग्रेटर देन 6, x इक्वल्स टू 6 और ग्रेटर देन 6 की वैल्यू बताओ। तो अब इसमें आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1 माइनस एक्स लेस देन 6, कि भाई अगर मेरे पास ये सारे के सारे इन सबका सम 1 है और उसने मेरे से मांगा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इन दो का सम मांगा है, तो अगर मैं इन सब में से इतना माइनस कर दूं तो यही दो बचेगा, बचेगा इजी। अरे बट करना क्यों है भाई, क्यों इन सबका सम करोगे माइनस करोगे। अच्छा वैसे एक चीज आप कर नहीं सकते, आप लोग कर सकते हो, देखो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में x जो लेस देन उसने 6 का बोला, हम लोगों ने इस सब का सम निकाल दिया, इस सब का क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। अगर मैं इस सब के सम को 1 में से माइनस कर दूं, अगर मैं इस सब के सम को 1 में से माइनस कर दूं तो क्या यही नहीं आएगा। ठीक है, और पर आप लोगों को पता है कि आप लोग इसका आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो। उसने क्या बोला है भाई, x ग्रेटर देन 6 और इक्वल्स टू 6, तो उसमें p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 ही तो पूछा है, p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 ही तो पूछा है, तो ये तो रहा भाई p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 कितना है 0.19, यही तो आंसर था, यही तो नेक्स्ट वाले का आंसर है 0.19, तो इसे तो करना ही नहीं पड़ा, इसे तो करना ही नहीं पड़ा। अरे यार मैं एक बार तो पता नहीं क्यों बार बार आगे कर रहा हूं, हमें कहां पे आना, ये तो देखो इसका आंसर कितना है भाई, डायरेक्ट लिख दो, इतना करने की जरूरत नहीं, तो इसका तो आंसर आएगा हमारा कितना है 0.19, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया वो। ठीक है, तो इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। चलो फिर आगे आ जाओ। अब उसने बोला मैं प्रोबेबिलिटी बताओ भाई 0 से 5 तक, ना तो उसमें 0 इंक्लूड होगा ना ही 5 इंक्लूड होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसने बोला प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है 0 से 5 तक, तो मतलब क्या बोला उसने 1 2 3 और 4 इन चारों के समेशन की प्रोबेबिलिटी पूछी, मतलब इन चारों को हमें क्या करना है, जस्ट सम करना, बहुत ईजी है ना। अब इसमें कुछ 1 माइनस प्लस वगैरह मत करो, जो डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट कर दो, बट जहां पे आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग अपना टाइम बचा सकते थे, शिट हाँ इस वाले क्वेश्चन में हम लोग अपना टाइम बचा सकते थे, वो हमने बचाया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो ये जस्ट बता रहा हूं, आप लोग आई होप खुद कर लोगे। क्या बोला है इसमें, 0 से 5 तक बोला है ना, तो 1 2 3 4 बस इतना ऐड कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, बस इन सबका सम कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, इन चारों को सम कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और k की वैल्यू पुट कर देना 0.1, यहाँ पे 2 इंटू 0 मतलब 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ 0.3, तो जस्ट सिंपल सा है यार। ये तो मैं बिना पेन के, मतलब आप लोग बिना पेन के भी कर सकते हो। 0.1 ठीक है, 2 इंटू 0.1 करोगे तो 0.2, ये भी 0.2 और ये 0.3, इन सबका जो सम चाहिए, तो 0.1 प्लस 0.2 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 0.3 प्लस 0.2 0.5, 0.5 प्लस 0.3 तो 0.8 आंसर आ जाएगा। तो इजीली हो गया, तो मतलब पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, 0.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना बाकी। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। अब इसने मांग दिया हम लोगों से भैया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मांगा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं बोला उसने, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दो और कुछ नहीं मांगा है। देखो कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, यहाँ पे तो स्लाइड है नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, तो जब हमारा वैल्यू 0 थी, जब हमारी वैल्यू 0 थी, क्या बना दो यार इसके लिए, चलो बना ही देते हैं, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है यस, अब टेढ़ी बनी सीधी बनी कोई बात। कितने वो 7 है ना, हम साथ साथ हैं। बड़ी वाहियात लाइन बन रही हो तो मेरे को भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, बट आंसर तो करने 1 2 3 4, चलो हो जाएगा। हाँ देखो जरा आ जाओ क्वेश्चन में, उसने बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0 पे तो 0 ही है भाई, 0 पे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 ही है। ठीक है, फिर देखो उसने बोला भाई 1 पे k है, उसकी वैल्यू 1 पे कितनी है k, मतलब 1 पे कितनी है 0.1 है। ठीक है ठीक है, फिर कितनी है 2 पे है 0.2, अभी हमने देखा यार वो जस्ट कुछ नहीं करवा रहा। 3 पे कितनी थी 0.2 थी, 4 पे कितनी थी 0.3 थी, इतना तो मेरे को याद है।
अब आगे का देखना पड़ेगा। फिर 5 पे है के स्क्वायर। 5 पे कितनी थी? के स्क्वायर थी। के स्क्वायर का मतलब है 0.01। ठीक है, करने की जरूरत नहीं, वो तो आप लोगों को पता होगा। तो 5 पे कितनी आई? 0.01। ठीक है, 6 पे कितनी आ गई थी? 6 पे कितना था? 2 के स्क्वायर। हाँ जी, 6 पे था 2 के स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 0.0। अभी हमने रिसेंटली करा है यार, बार बार वही चीज करा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02। 7 पे था 7 के स्क्वायर। 7 पे था 7 के स्क्वायर प्लस के, तो ये हो गया 0.07 प्लस 0.1, तो कितना हो गया? 0.17। यही होगा, है ना? यही होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ तो मांगा ही नहीं था इसमें। हो गया, थर्ड भी हो गया। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट वाले पे, उसने क्या बोला है नेक्स्ट वाले पे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या मांगा है इसने? अब उसने बोला है हमसे क्वेश्चन में, इफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। एक सेकेंड, वीडियो सही आ रही है? यस, 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 वीडियो इज क्वाइट नाइस। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या किया भाई? हमसे डिस्ट्रीब्यूशन मांगा था, तो अभी तो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज निकाल दी कि एक ही वैल्यूज हमने पुट करके वैल्यूज निकाल दी। बट अभी सिर्फ इतना हुआ नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है। ये जस्ट हमारे पास उसने जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी हमें दी थी, जस्ट उसकी वैल्यूज पुट आउट करिए। डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ही मांगा ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मांगा है इस फंक्शन। तो देखो इसे कैसे करेंगे, एक और बना दे। चलो एक और बनाना ही पड़ेगा। There's no option, no option नहीं है भैया, ऑप्शन। यस, 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 यस। गाइस मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे तो बता दो, कुछ और करके दिखा दो। फालतू के ख्याल तो नहीं आने लग गए अब? यार टेढ़ी बन रही है यार, तो कोई बात नहीं। ओके जी, ओके जी, यस। हाँ, अब देखो जरा, अब उसने क्या बोला भैया? क्या बोला जी? कि अगर हमारा x, अब हमारा थोड़ा सा इसे, अगर हमारा x जो है लेस देन 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 रखो इसे, तो कितने वैल्यू देगा? 0 ही देगा। अगर हमारा जो x है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो 0 प्लस 0.1 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.1 आएगा। ठीक है, अगर हमारा x जो है वो लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 करने पे कितना आएगा? 0.2 प्लस 0.1। अच्छा, इक्वल्स टू भी लगा देना गाइस। हाँ, तो 0.2 प्लस 0.1 करोगे तो कितना आएगा? 0.3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ये भी ऐड होगा। ठीक है, अब अगर हमारा जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाए, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 विच इज कम्स आउट 0.5। ठीक है, x अगर मैं लेस देन 4 कर दूं, फिर पहले ये कर लेते हैं, फिर यहाँ पे x लेस देन 6 और यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 7। हाँ जी, तो x लेस देन इक्वल्स टू 4 पे ये सब 3 2 5 6 7 8, तो 0.8। फिर अब देखो जरा, ये 8 था, 0 पॉइंट कितना है? 8, तो 0.8 में 0.01 ऐड कर तो कितना आएगा? 0.81। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 0.81। ठीक है जी, 0.81। इन सबको ऐड करने में 0.8। अब इस पे करो, यहां से ही सारे कर दो, यहां से ही सारे कर दो, तो 0.81 में कितना ऐड करना है? 0.02, तो 0.83, 0.83। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 0.83। ठीक है, अब इसमें ये सारे के सारे ऐड करने हैं, सारे के सारे, तो कितना बनेगा? 0.83 में 0.17 ऐड करना है, ये ऐड करना है ना। हाँ, 0.17, तो ये कितना बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा। करके देख लेना, मतलब 100 बनेगा, 1.00 बनेगा,
तो वो 1 ही बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बस यही था, मतलब ये जो हमारा थर्ड वाला था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो मैंने अभी भी बताया था जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इंटरवल्स गिवन होते हैं, इनइक्वालिटी वाले, तो ये इंटरवल्स है ना, इनइक्वालिटी वाले इंटरवल्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब आप लोग करोगे, जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। आ जाए भाई, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, नाउ इट्स फोर्थ। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से पढ़ो। इफ p x less than equals to c, अगर हमारा जो p less than equals to c है जो कि ग्रेटर देन हाफ है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फंक्शन है ना, वो c से तो बड़ी है, ये c के इक्वल हो सकती है, और वो क्या होनी चाहिए, सॉरी c से छोटी है, c से छोटी और इक्वल्स टू हो सकती है, बट हाफ से बड़ी है। मतलब हाफ कितना होता है? 0.5। 0.5 जस्ट इधर आओ आप लोग और चेक करो जरा, 0.5 से छोटा तो नहीं बोला ना, 0.5 से कितना बोला? हाफ से बड़ा बोला है ना। हाँ, हाफ से बड़ा, हाफ से जस्ट बड़ी वैल्यू, हाफ से जस्ट बड़ी वैल्यू 0.5 देखो यहाँ पे, मतलब ये क्या है हमारा 1.1/2 है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कितनी है? 0.8। तो यही हमारा क्या होगा? सी। देखो उसमें क्वेश्चन है, आप लोग बोल सकते हो कि भैया इसमें हाफ से बड़ी तो 0.8 भी हो सकता है, 0.81 भी हो सकता है, 0.13 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, बट 0.8 ही सी क्यों है? क्यों? क्योंकि जरा बच्चों आप लोगों ने देखो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन ही आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा है। क्या उसने क्या बोला? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, सी की मिनिमम वैल्यूज, मतलब सी की क्या चाहिए हमें? मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो भैया इसमें तो सी की जो मिनिमम वैल्यू है 0 पॉइंट कितनी है? 0.8 ही तो है, बाकी तो 0.81 है, 0.83 और 1 है, तो सी की वैल्यू जस्ट उसमें से चेकआउट करना था। उसने बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, हाफ से बड़ा ये रहा, ठीक है, और यही हमारे सी की वैल्यू होगी, तो मतलब जस्ट चेक करना था। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। ठीक है जी, ये भी बहुत इजी पीसी था। डन। अब आ जाओ जरा इसके लास्ट पार्ट पे, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b वाला कुछ फंक्शन है, पी ए बाई बी वाला फंक्शन है। अभी हमें एक और स्लाइड चाहिए, कि स्लाइड ऐड करते हैं। हाँ जी, तो p ऑफ a बाई बी, p ऑफ a बाई बी जो होता है वो होता है p a इंटरसेक्शन b अपॉन में पी बी, ये होता है। ठीक है, बस इसमें कर दो, इसमें ये यूज कर दो। हमारा क्या था, हमें देखो इसने बोला था, हमें p दे रखा है कितना भैया? 1.5 से 4.5, 1.5 से x जो है हमारा कितना है? 4.5 है। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय किसके है? x ग्रेटर देन 2। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसका हमें इसमें यूज करना है। अब देखो ये हमारा a है, पूरा a है, तो अगर मैं इसमें बोल दूं p ऑफ 1.5 से x जो है हमारा 4.5 तक जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहा हूं, मैं भी 12th वालों को रिसेंटली पढ़ा गया हूं इसलिए इंटीग्रेशन बोल रहा हूं। इंटरसेक्शन b के साथ करना है, b कितना है भाई? x, ये ऐसे भी लिख दो आप लोग, p ऑफ x ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये कह रहा है हम लोगों से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। देखो 1.5 से बड़ा क्या होता है? 2, क्योंकि हमारे पास भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब ये मत बोलना कि भाई 1.5 से बड़ा तो 1.6 होगा, 1.7 होगा, हो सकता है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। और जो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो वैल्यूज है 1.5 से 2, 3, 4 ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं। ठीक है, तो 1.5 से 4.5 बोला है, 1.5 से 4.5 बोला है, तो इसके बीच में कितना आ रहा है भाई? 2 और 3 तो आ रहा है जस्ट 1, अच्छा सॉरी 2 भी, 4 भी तो आएगा, 4.5 बोला ना। देखो ध्यान से देखना है, उसने बोला 1.5, तो मैं बोल रहा हूं 1.5 से हमें कहां जाना है? 4.5 तक। 4.5, तो इनके बीच में क्या आ रहा है भाई? ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 भी आएगा, ध्यान रखना। तो 2, 3, 4, तो हमें यहां पे क्या लेना है? हमें इसमें क्या लेना है? हाँ जी, तो यहां पे कितना होगा? p ऑफ 2, p2 प्लस p3 प्लस p4,
इसका इंटरसेक्शन कराओ। अब इसने बोला x जो है ग्रेटर देन 2 है, कितना है, ग्रेटर देन 2 है, तो 3 4 5 6 7 सब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 और 7। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, दिख जाएगा मतलब बाद में, चलो यही दिखा देते हैं। हाँ जी, तो ये बना है कुछ, ठीक है। और इस पूरे के नीचे, इस पूरे के नीचे डरना नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत इजी सा है। अब इसने बोला देखो p ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब देखो अगर मैं 2 से बड़ा करूंगा तो मेरे को यहां तक जाना पड़ेगा, मैं इसमें एक काम नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें से 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 2 कर दूं तो, लेस देन 2 कर दूं तो 1 में से मैं लेस देन 2 वाले सारे माइनस कर दूंगा, तो जो ग्रेटर देन 2 है वो सारे बचेंगे, यही होगा। हाँ जी यही होगा, ठीक है जी। तो देखो जरा, उसमें पहले इंटरसेक्शन निकालो। इनके बीच में क्या चाहिए भैया, इंटरसेक्शन चाहिए। इनके बीच में हमें चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालो। मजा नहीं आया, हाँ अभी ठीक है। तो इनके बीच में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो देखो जरा आप लोगों को क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, इक्वल। मेरे को तो यही दिख रहा है, p ऑफ 3 दिख रहा है, p ऑफ 4 इसके पास भी है, p3 इसके पास भी है, p4 इसके पास भी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा कितना आया, p3 प्लस p4, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। और नीचे है हमारा 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 2। तो लेस देन 2 की बात कर रहा था, है ना, यही है ना, ठीक है। तो इसे मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं भैया, p3 कितना है, p3 की वैल्यू देखो जरा, p3, हाँ जी p3 है हमारा कितना, 0.2, हाँ 0.2 है, ठीक है। p3 हमारा 0.2 और p4 है हमारा 0.3 शायद, p4 है हमारा 0.3, हाँ जी ठीक है। हाँ अब है हमारा 1 माइनस 2 से छोटी प्रोबेबिलिटी कौन कौन है, p0 प्लस p1 प्लस, नहीं सिर्फ छोटी बोलिए ना भैया, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, तो 2 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 0.5, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0 पे तो 0 ही थी प्रोबेबिलिटी, प्लस 1 पे कितनी थी, k थी, मतलब 0.1 थी, तो ये आ गया आप लोगों का 0.5 अपॉन में 1 माइनस 0.1 विच इज कम्स आउट 0.5 अपॉन में 0.9, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 अपॉन में 9। ठीक है जी, इजी पीजी, आया मजा। तो ये आप लोगों का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस भाई बहुत ही बेसिक सी चीजें करी है, कुछ भी हम लोगों ने बहुत अलग टाइप का नहीं करा है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जिसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, सारे स्टेप्स बहुत इजी से थे। नेक्स्ट वर्ड चले, एक कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन और कर ले। आई नो कि आप लोग फर्स्ट टाइम शायद प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, लग रहा होगी यार क्या है, बट बहुत इजी है गाइस, बिलीव मी बहुत इजी है। ठीक है, आ जाओ जरा कॉन्टिन्यूअस का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस फाइंड के। अब देखो इसमें भी के पूछ लिया, बट देखो आप लोगों को ना एज इंटरवल दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है आप लोगों को, एफ बोला हुआ है इसमें। डिस्क्रीट में px होता है और कॉन्टिन्यूअस में क्या आ रहा है हमारे पास, fx आ रहा है। तो इस चीज से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम कॉम्युलेटिव भी बोलते हैं। आ जाओ जरा, फाइंड के सो दैट द फॉलोइंग कैन सर्व एज पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल fx दे रखा है, ये fx दे रखा, कुछ भी दे रखा है भाई। मेरे को एक फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला है जी, इंटीग्रेशन लगता है जब भी मेरे को दिख जाए कॉन्टिन्यूअस, जब भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो क्या लगता है, इंटीग्रेशन। fx जो होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। ये देखो जरा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यही जस्ट इसी का यूज करना है बस। अब कैसे यूज करोगे, बस इसमें k की वैल्यू तो पूछिए, हाँ k की वैल्यू तो पूछिए बस। तो चलो भाई अब देखो आगे कैसे करोगे। हाँ जी, fx क्या है, अब देखो 0 के लिए तो हम काम करेंगे नहीं भाई, 0 से छोटा या फिर 0 से, सॉरी हाँ सही है, ये अच्छी पॉसिबल है, x इज
लेस देन इक्वल्स टू जीरो। चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यूज है ना, मतलब ये तो रीजन दे रखा है, तो सारे के सारे नेगेटिव या फिर जीरो के लिए हमारे पास क्या है, जीरो। तो इसके लिए तो करना ही नहीं काम, हमने काम करना है इसके लिए क्या भैया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के एक्स ई टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा, अब देख के डर लग रहा हो यार ये क्या इंटीग्रेशन है, कैसे इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं। बट एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि हम लोगों को ना ये जो इसकी लिमिट है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना, उसे बहुत ध्यान से देखना है। उसमें भाई हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। दोबारा से सुनो, माइनस इन्फिनिटी से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए फंक्शन कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला। अरे भैया अगर मेरे पास लिमिट ही माइनस इन्फिनिटी है, उससे थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ते मेरे पास तो फंक्शन ये वाला आ रहा है, और मैं इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन का कर रहा हूं, इस फंक्शन का। तो भाई लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अब समझ आ रहा है भाई, लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट कहां से चेंज करो, उसने बोला x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो अगर मैं इसे हटा दूं, इसे हटा दूं और यहां पे जीरो लगा दूं तो क्या हो जाएगा। तो क्या अब क्वेश्चन सही बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। जीरो से इंफिनिटी के लिए फंक्शन तो चलेगा, एप्लीकेबल है। जीरो से बड़ा तो बिल्कुल प्रॉपर, मतलब बिल्कुल प्रोवाइडेड बोल सकते हो, या फिर इसमें एलिजिबल है, एलिजिबल है ना इसमें, तो जीरो से इंफिनिटी के लिए पॉसिबल है। ठीक है, देखो जरा फिर, आप तो जस्ट इंटीग्रेशन कर दो, बट इंटीग्रेशन करना भी ध्यान से। के कांस्टेंट है, के को मैं बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, समझ आया ना भाई, जीरो टू इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो सकती है। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करा रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझा रहा हूं कि अगर मैं इसे पहली बार पढ़ रहा होता तो किस तरीके से मेरे को समझ आएगा। क्या ऐसी गलतियां हो सकती है जो जिस पॉइंट पे अगर कोई टीचर सामने वाला मेरे को समझा रहा है तो अगर मेरे को ना समझ में आए, तो हर एक पॉइंट का ध्यान रखते हुए आप लोगों को समझा रहा हूं। तो इसलिए मैंने बोला कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आप लोगों को पता है कि उसमें हमारे फॉर्मूले में है, बट उस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से माइनस इन्फिनिटी की जगह मेरे को जीरो लगाना, तो ये फंक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग, मैं जानता हूं, जब मैं भी अपने टाइम की बता रहा हूं, जब मैं 12th में था सबसे ज्यादा मिस्टेक मैंने लिमिट पुट करने में होती थी। क्यों, क्योंकि फंक्शन की लिमिट ही नहीं पुट कर पाता था ढंग से, समझ ही नहीं आता था कि लिमिट किसी फंक्शन की पुट कर रहा हूं, अंदर इंटीग्रेशन में कोई और सा फंक्शन है। तो वो गलतियां आप लोग ना करो, इसलिए मैंने पहले से बता दिया कि किस तरीके से करना। ठीक है, आप तो जस्ट इंटीग्रेशन है, के बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बचा x e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा एक काम करूं, एक काम करूं, अगर मैं 4x स्क्वायर को u पुट कर लूं, 4x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, u। तो हम जब भी u पुट करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x dx इक्वल्स टू du। अब ये मत बोलना अभी, अच्छा लो पहले बता दूं, dx की जो वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई du अपॉन में 8x। du अपॉन में 8x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, हमने dx की वैल्यू क्यों निकाले, ये मत बोलना, क्योंकि जब भी हम किसी fx का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैंने यहां पे नहीं लगाया, बट एक्चुअल में यहां पे dx भी होता है। ये वाला जो फंक्शन है, ये भूल मत जाना, ये आप लोगों को बहुत बेसिक सी चीज है, यहाँ पे dx भी होता है ना, fx dx होता है, क्योंकि हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो fx dx है, तो मैं यहाँ पे बोल दूं यहाँ पे मेरे पास भैया dx भी है, हाँ जी बिल्कुल है। तो अगर मैं इसमें dx की वैल्यू पुट कर दूं, dx की वैल्यू पुट करूं, एक सेकेंड रुको यार, यस अभी ठीक है, हाँ। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे k है, 0 टू इंफिनिटी हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा x है, e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर किसके इक्वल है, u के इक्वल है, तो मैं यहां लिख दूं माइनस u, है ना, माइनस u। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, dx की वैल्यू कितनी आ गई भैया, du बाय 8x है, du बाय 8x है, du बाय 8x है, और ये पूरा इक्वल किसके है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये इक्वल है किसके, 1 के। तो देखो जरा, यहां से x डिवाइड में है, x मल्टीप्लाई में, x से x का हैप्पी बर्थडे,
ठीक है, एक्स से एक्स का हैप्पी बर्थडे। ये 8 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो कितना बन जाएगा यहां पे k अपॉन में 8। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस यू, e टू द पावर माइनस यू। ठीक है, और ये इक्वल है 1 के। तो हमारा जो कुछ आंसर ऐसा बना है, कुछ आंसर कैसा बना है, k बाय 8 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस यू du और इक्वल्स टू 1, है ना। अब जस्ट इसका इंटीग्रेशन, अब देखो जरा, e टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन वही रहता है ना, e टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन वही रहता है, k अपॉन 8। ठीक है, तो माइनस के e टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन माइनस यू रहेगा, बट एक माइनस है जो डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बोल सकते हो। अच्छा ध्यान रखना, वैसे ही ऐसा कुछ बनता, इंटीग्रेशन करूंगा तो ऐसे होता है ना, माइनस जो है डिवाइड में जाता, बट क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये माइनस, ऐसा हमारा ये बन जाएगा कुछ ऐसा, माइनस ई टू द पावर माइनस यू। ठीक है, ठीक है जी, माइनस ई टू द पावर माइनस यू, 0 टू इंफिनिटी। अब वैल्यू डाल दो, जस्ट अब वैल्यू डाल दो, पहले तो ई की वैल्यू वापस से डालो, कितना है -4x², है ना, 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी डालोगे k अपॉन 8, यहां पे इंफिनिटी डाला तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी डालने पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस अपर लिमिट डाली इंफिनिटी की 0, अपर लिमिट माइनस, देखो ध्यान रखना, ध्यान से देखना भाई दोबारा से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 डालूंगा तो माइनस ई टू द पावर माइनस 0, ई टू द पावर 0 कितना होता है 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्चुअल में यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा k अपॉन 8 और इंटू में 0 प्लस 1 इक्वल्स टू में 1 है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 1, तो k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8। हाँ जी, समझ आया, समझ आया, शिट, यस, समझ आया, बहुत इजी था यार इंटीग्रेशन, और बहुत ही इजी से इंटीग्रेशन भी थी, दिमाग में नहीं लगाना था। ठीक है, सो जस्ट मेरी साइड से आज के सेशन में इतना ही था। अब आपको क्या करना है, जिसे एक बारे में समझ आ गया वेल एंड गुड है, किसी को कहीं किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम हुई किसी भी, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं दोबारा से वो चीज समझाऊंगा। इफ नहीं हुई तो एक बार पहले दोबारा से रिवाइज कर लेना, एक बार दोबारा से देख लेना जहां प्रॉब्लम है, इफ ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, जब ये सारे ये 2 क्वेश्चंस लगा लोगे, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन करना, ये वाला एक होमवर्क क्वेश्चन करके लाना ये। अब देखो क्वेश्चन देखने में आप लोगों को लगेगा कि यार बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, तो आपने तो 2 का करा, 2 में से भी एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन करा, यहाँ तो आपने 4 दे दिए, 4 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करना, कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन इसके लिमिट में, इसका इंटीग्रेशन इन दोनों के लिमिट में। देखो अब बता भी देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी 0 से 1 होगी, उसमें ax का इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट है x का इंटीग्रेशन करोगे x² 2, यहाँ पे यहाँ पे फिर a का इंटीग्रेशन करोगे 1 से 2 में, यहाँ पे 3a माइनस ax का इंटीग्रेशन करोगे 2 से 3 में, और a की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कितना होगा वो इक्वल किसके होगा, 1 के इक्वल होगा ना, तो जस्ट ये करना है। ठीक है, आई होप आप लोग ये कर लोगे, हो जाएगा, तो जल्दी से ये करना, कमेंट बॉक्स में मेरे को a की वैल्यू बताना प्लीज गाइस, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी करोगे मजा आएगा। एंड जो भी मेरे को बताएगा ना कि a की वैल्यू क्या है, मैं नेक्स्ट अपने सेशन में, जो कि मैं इसी का लेके आने वाला हूँ बीटेक पे, नेक्स्ट सेशन में उसका नाम भी लूंगा सबसे पहले। सो जस्ट डू दीज क्वेश्चन एंड टेल मी द वैल्यू, बताना कि देखते हैं कौन सही कर पाएगा कौन गलत करेगा, जैसा भी होगा जस्ट आंसर देना मेरे को, एंड मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी एक और नए सेशन के साथ। आई होप आप लोगों को इसमें मजा आया होगा, है ना, मजा आया, मैंने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट ट्राई किया है, और हर एक तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें जो भी देखो हम लोगों ने डिस्क्रीट और
कौन सा था, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा है। इसकी ऐसा डेफिनेशन कहीं नहीं आएगी, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आप लोगों को इसीलिए समझाया ताकि आप लोगों को अगर कोई सामने वाला पूछे ना कि भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बता, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बता, तो आप लोगों को एग्जांपल इस तरीके से दे दिया मैंने कि आप लोग खुद भी अपने नए एग्जांपल्स बना के किसी को समझा सकते हो। तो पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मेरे को समझ आए, पढ़ना इसलिए होता है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो मैं सामने वाले को कैसे प्रिटेंड कर सकता हूं, कैसे उसे प्रिसेप्ट कर सकता हूं, मतलब उसे दिखाना चाहिए कि भाई अगर मैंने कोई चीज पढ़े तो सामने वाले को समझा सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ा करो, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो मिलेंगे दोबारा से एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे अमेजिंग सेशन के साथ, जिसमें हम लोग अपकमिंग सेशन में मीन और वेरिएंस निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए सेशन अच्छे से करो, ये वाला क्वेश्चन करो, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून, स्टे हैप्पी।